हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम भाषा, लिपि एवं उसके बाद व्याकरण का बिंदु पढ़ने जा रहे हैं। व्याकरण को अच्छे से समझें। देखिए, व्याकरण उसी प्रकार से पढ़ेंगे। पहला अपनी निर्माण, व्याकरण शब्द का निर्माण कैसे हुआ। तो निर्माण के लिए व्याकरण शब्द में वी धन आ धन क्रय प्लस लुट। व्याकरण में वी और आ दो उपसर्ग हैं। व्याकरण शब्द में दो उपसर्ग हैं। क्रय धातु है जिसका तात्पर्य क्रिया के रूप में करना होता है। हिंदी में धातु को क्रिया कहते हैं जिसका मतलब होता है करना। और लुट संस्कृत प्रत्यय है जिसका हिंदी में अन्न शेष रहता है। हिंदी में अन्न शेष रहता है। अब देखिए, व्याकरण शब्द का निर्माण, वी और आ दो उपसर्ग है। प्रश्न आए व्याकरण में कितने उपसर्ग निहित हैं, तो संख्या है 2। संस्कृत की क्रय धातु है जिसका हिंदी में करना अर्थ होता है। एवं लुट प्रत्यय संस्कृत का है, हिंदी में इसका अन्न शेष रहता है। अब दूसरी बात आती है निर्माण के बाद कि व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण की परिभाषा, तो व्याकरण किसे कहेंगे कि जो किसी भी भाषा के शुद्ध एवं परिमार्जित ज्ञान को हमारे सामने रखे, यानी किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं हो, उसे व्याकरण कहेंगे। देखो, किसी भी भाषा की भाषा को शुद्ध परिमार्जित एवं परिष्कृत करने के लिए नियमों का जो संग्रह है, नियमों का जो संग्रह है, उस संग्रह को, उस संग्रह को व्याकरण की संज्ञा देते हैं। व्याकरण की संज्ञा देते हैं। परिभाषा को देखें। जिस प्रकार से हमारे देश को चलाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के नियम बने हुए हैं और उन नियमों का जो संग्रह है वो संविधान के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए, परिष्कृत ज्ञान के लिए, परिमार्जित ज्ञान के लिए नियमों का जो एक संग्रह है, उस संग्रह को हम व्याकरण के नाम से जानते हैं। अब जो व्याकरण की परिभाषा है, इसमें मुख्य शब्द आ गया संग्रह, इकट्ठा। परिष्कृत, परिमार्जित। परिमार्जित का अर्थ होता है साफ सुथरी, और परिष्कृत जिसमें कोई नियमों में दोष नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि व्याकरणिक दोष, व्याकरणिक दोष इंग्लिश भाषा की तुलना करेंगे हम
तो इसमें व्याकरणिक दोष कैसे हो जाता है, जैसे हम लिख रहे हैं कम, इसकी स्पेलिंग लिखनी है हमें तो COME। दूसरा शब्द है, इसी के आगे यदि हम लय वर्ण जोड़ दें, शब्द बन गया अपना कमल, तो फिर यहां पे हमें चेंज करना पड़ता है, यहां पे चेंज करना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, KAMA, यानी पहले कम, तो ध्यान देंगे व्याकरणिक शुद्धता कम और कमल, अंतर करेंगे COME और KAMAL, यानी ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। और अपने हिंदी भाषा की जो सूत्र भाषा है, मुख्य क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की जो व्याकरण है वो हिंदी भाषा की सूत्र भाषा से ग्रहण की गई है, और हिंदी भाषा की सूत्र भाषा है वो है संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की सूत्र भाषा, ये सूत्र भाषा है अपने हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा की सूत्र भाषा है। इसके बाद जो शाब्दिक अर्थ व्याकरण की दूसरा तीसरी बात आती है अपने पास, व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ, ध्यान देना, व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ विश्लेषण करना। क्या होता है, विश्लेषण करना, कि क्या शुद्ध है और क्या शुद्ध नहीं है। जैसे मेरा ननिहाल जयपुर में है। अब इसको शुद्धि और अशुद्धि का ध्यान रखना कि मेरा ननिहाल जयपुर में है, ये शुद्ध है या अशुद्ध है, तो इसके लिए हमें व्याकरणिक नियमों की आवश्यकता होगी। तो ये आपका है अशुद्ध, सभी ध्यान से देखेंगे, चेक करेंगे ये अशुद्ध कैसे है, व्याकरणिक नियमों के अनुसार ये अशुद्ध है। इसका हम क्या करेंगे, विश्लेषण, तो विश्लेषण करेंगे। इसके लिए हमें जो सबसे पहले चाहिए वो क्या चाहिए, व्याकरण और व्याकरण के नियम। इसका शुद्ध रूप अभी मैं आपको सीधा बता देता हूं कि इसका शुद्ध रूप होगा मेरी ननिहाल जयपुर में है, मेरी ननिहाल जयपुर में है। इस प्रकार मेरा और मेरी से यहां शुद्धि और अशुद्धि का हमें पता चला। व्याकरण की भाषा, निर्माण, शब्द का शाब्दिक अर्थ और परिभाषा के बाद अब हम देखेंगे कि व्याकरण आई कहां से। सभी ध्यान देंगे, सबसे पहले व्याकरण कहां से आए। देखिए, अब अपना जो नेक्स्ट बिंदु है कि व्याकरण के नियम सर्वप्रथम कहां से आए, और यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है हिंदी बेस के एग्जामों में, सभी में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो व्याकरण कहां से आई, देखो, व्याकरण की उत्पत्ति,
व्याकरण की उत्पत्ति कहां से हुई? तो जैसा कि अभी हमने बताया, संस्कृत भाषा सूत्र भाषा है किसकी? हिंदी भाषा की। तो जो व्याकरण है सर्वप्रथम हिंदी भाषा की है या संस्कृत भाषा की? संस्कृत भाषा की। अब देखेंगे कि संस्कृत भाषा में भी 3 मुनि हुए और उन 3 मुनियों ने समयानुसार, कालखंड के अनुसार अपने अपने विचार अपनी अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। तो हमें उन 3 मुनियों के नाम एवं उनकी रचनाओं का ध्यान विशेष प्रकार से होना चाहिए, मोस्ट है। इन 3 मुनियों को व्याकरण के त्रिमुनि की संज्ञा दी जाती है। तो देखो 3 मुनि, उत्पत्ति की त्रिमुनियों ने। त्रिमुनि, अब व्याकरण के त्रिमुनि कौन है? इसके लिए एक ट्रिक का आप ध्यान रखेंगे। ट्रिक है अपनी पाप का अष्ट महावार्तिक। पाप का अष्ट महावार्तिक कैसे याद करेंगे? तो एक दो क्वेश्चन अपने मन से बनाए। किसका अष्ट महावार्तिक? पाप का अष्ट महावार्तिक। पाप का क्या? अष्ट महावार्तिक। अष्ट महावार्तिक किसका? पाप का। ऐसे याद करेंगे। अब इस ट्रिक को खोलेंगे। इसमें त्रिमुनि शुरू में है, तीनों को मैंने अंडरलाइन कर लिया है। देखो, पहला, दूसरा पै और तीसरा का। उसके बाद ये तीनों की रचनाएं हैं। पहले इनका नाम देखेंगे। पा से बनेगा आपका पाणिनि, सबसे पहले के विद्वान। दूसरे नंबर पे है आपका पतंजलि और तीसरा है आपका काफोर कात्यायन। ये 3 मुनि हुए जिन्होंने व्याकरण से संबंधित विशेष प्रकार के नियमों को अपनी रचनाओं में जगह दी। पाणिनि ने लिखा। अब यहां ट्रिक में चलेंगे। पहला, अष्ट से अष्ट महावार्तिक। अष्ट से अष्ट महावार्तिक, सॉरी, अष्ट से अष्टाध्यायी। अष्ट से अष्टाध्यायी। दूसरा है महा से महाभाष्य और तीसरा है वार्तिक से वार्तिक। अर्थात पाणिनि की रचना का नाम है अष्टाध्यायी, पतंजलि की रचना का नाम है महाभाष्य एवं कात्यायन की रचना को हम वार्तिक के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से त्रिमुनियों ने व्याकरण के नियमों की शुरुआत की और वो ही हमारी व्याकरण का आधार है। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिमुनियों के बाद में कि व्याकरण के मुख्य अंग, ध्यान देना, व्याकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान देना। सबसे पहले अपना भाषा का आता है वर्ण ऑब्लिक अक्षर और इनसे बनता है शब्द। वर्णों को मिलाने से बनता है शब्द। शब्दों को मिलाने से या शब्द का ही एक अपना, जब ये वाक्य में प्रयुक्त होता है शब्द, तो इसको हम पद की संज्ञा देते हैं। पद शब्द से अलग होता है, आगे समझाया जाएगा। और पद से बनता है अपना वाक्य और वाक्यों से फिर अपना निर्माण होता है भाषा का। वाक्य के बाद अपना निर्माण भाषा का। तो हम यूं कह सकते हैं
कि व्याकरण के मुख्य अंग 4 होते हैं। वो चारों अंग हैं वर्ण या अक्षर, विचार, यानी वर्णों पर विचार किया जाए, भाषा की सबसे छोटी इकाई। उसके बाद दूसरा है आपका शब्द विचार, और तीसरा है पद विचार, और चौथा आपका बनता है वाक्य विचार। क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि निम्न में से कौन सा व्याकरण का अंग नहीं है। तो अपने व्याकरण के 4 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इन्हीं से भाषा का निर्णय होता है। व्याकरण इन्हीं को आधार बना करके भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करती है। एक बार वीडियो को देखें, धैर्य के साथ देखें, आशा है याद हो जाएगा। जय हिंद।